वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। इसके अलावा सिमिलर और कंकरेंट ट्राइंगल क्या होती हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो देखें, हम सबसे पहले देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हुए एक देखते हैं रेशियो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूँ, ये एक मेरे पास बुक है, तो आपने इसका कंपैरिजन करना है, यानी इसकी मोटाई, लंबाई या चौड़ाई। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर कंपैरिजन किस चीज़ के साथ करना है, तो इसका मतलब यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है, जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अगर फर्ज करें मेरे पास दो बुक्स हैं आपके सामने, अब मैं कहता हूँ इनका कंपैरिजन करें। कंपैरिजन आप देखें करते हैं, यानी मैंने ये कंपैरिजन करना है इन दोनों बुक्स में से लंबी कौन सी ज़्यादा है या चौड़ी कौन सी ज़्यादा है, या इसमें वेट के हिसाब से कौन सी है। तो फिर हम इन दोनों बुक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दो बातें यहाँ से वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि जब रेशो हम दो चीज़ों की निकालते हैं तो कंपैरिजन करते हुए कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इनके यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट सेम का मतलब ये है कि बुक की लंबाई का लंबाई के साथ कंपैरिजन हो सकता है, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ हो सकता है, इसी तरह वेट का वेट के साथ हो सकता है। ये नहीं हो सकता किसी एक की हम लेंथ लें और दूसरे की विड्थ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशो हमेशा एक जैसी दो चीज़ों के दरमियान में ली जाती है। कि एक तो आप क्या करेंगे, दोनों दो चीज़ों का कम से कम होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे उनके यूनिट सेम होने चाहिए। कि अगर दो आपके पास चीज़ें हैं तो हम लिखते हैं ए रेशो बी। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हमारी ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है। फर्ज करें हमारे पास एक शख्स है, उसके पास 5 रुपए और दूसरे शख्स के पास 10 रुपए। मैंने अब इनका कंपैरिजन करना है कि पहले शख्स के पास दूसरे शख्स की निस्बत कितने रुपए है। तो इधर से हमें देख के पता चल रहा है कि जो पहला शख्स है उसके पास दूसरे शख्स की निस्बत आधे रुपए है, यानी आधा अमीर है उसकी निस्बत। ये और या दूसरी बात यहाँ से ये भी ली जा सकती है कि अगर हम दूसरे शख्स का पहले शख्स के लिहाज से कंपैरिजन करें तो फिर हमें ये बात पता चलती है कि पहले शख्स के पास इस शख्स के पास दूसरे शख्स के लिहाज से कितने रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि इस शख्स के पास इसके लिहाज से डबल रुपए है। तो इससे हमें ये बात पता चल गई, जब कंपैरिजन करते हैं तो दो तरह से किया जा सकता है, पहली चीज का दूसरे के लिहाज से या दूसरी चीज का पहले के लिहाज से। तो रेशो ये चीज है कि जब हम दो चीजों की लेते हैं तो उनके दरमियान ये पता चल जाता है कितनी निस्बत है। अब ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होती है, ये हमारी फूड इंडस्ट्री है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। जैसे अब देखें, कंस्ट्रक्शन करते हुए आपने देखा होगा मजदूर जब मटेरियल तैयार करता है तो उसमें वो चीज़ों की रेशो मुख्तलिफ रखता है। मसलन जैसे रेत कितनी डालनी है, उसके अंदर सीमेंट कितना डालना है, उनके दरमियान मुख्तलिफ रेशो होती है, तो वो एक जैसी रेशो के साथ नहीं चलते। इसी तरह जब फूड इंडस्ट्री के अंदर हम आते हैं, जब भी वो कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ की जो रेशो होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरह घर में कोई चीज़ अगर तैयार की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई सालन बन रहा है तो उसके अंदर हर चीज़ की रेशो मुख्तलिफ होगी कि उसमें घी कितना डालना है। फर्ज करें वो घी 3 चम्मच डाल रहे हैं, उसमें मिर्च का एक छोटा चम्मच डाला जा रहा है, या उसमें लहसुन कितना, हर चीज़ की मुख्तलिफ रेशो के साथ अगर डालेंगे तो वो हमारे पास चीज़ अच्छे तरीके से तैयार होगी। अगर उनकी रेशो ख़राब हो जाएगी तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है। की तरफ प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन कहते हैं कि जब हमारे पास दो चीज़ें, अगर हम एक रेशो लेते हैं ए और बी की, इसी तरह दो चीज़ें और हैं, फर्ज करें सी और डी।
जब दो मुख्तलिफ रेशियोज को आपस में इक्वल कर दिया जाए तो ये प्रोपोर्शनल बन जाती है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तनासब। रेशियो होती है निस्बत और ये होती है तनासब, यानी दो मुख्तलिफ रेशियोज को आपस में इक्वल करने का नाम जो है वो प्रोपोर्शनल है। अब इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जिसके पास 5 रुपए है, दूसरा शख्स है जिसके पास 10 रुपए है। अब ये दो लोग थे, अब दो और लोग ले लेते हैं। फर्ज करें एक शख्स है जिसके पास 20 रुपए है, तीसरा शख्स, और चौथा शख्स है जिसके पास 40 रुपए है। तो हम इनकी प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे तो इसकी देखें 1/2 बन रही है और इसकी भी 1/2 बन रही है। तो इस तरह हम प्रोपोर्शनल इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें इसकी रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जाता है डिफाइंड द फॉलोइंग। हमें कुछ डेफिनेशन दी गई है, इनकी हमने वजाहत करनी है। सबसे पहले रेशो क्या होती है। वी डिफाइंड रेशो ए रेशो बी इक्वल होता है ए ओवर बी के। एज द कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज ए एंड बी इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ ए रेशो बी एंड ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसमें दो बातों का होना जरूरी है। एक तो हम कंपैरिजन करते हैं और दूसरे नंबर पे इसमें क्या होता है, टू वैल्यूज, कम से कम दो वैल्यूज का होना जरूरी है। और उसके अलावा अलाइक का मतलब यह है कि वो एक जैसी हो। अब देखें, जैसे अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं 2 और 4 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 2:4 का मतलब है 2/4, यानी आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस तरह लिख देना है। दूसरे नंबर पे लाइक का मतलब यह है कि इनके यूनिट सेम हो, यानी अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ की लेंथ के साथ रेशो लेंगे, विड्थ की विड्थ के साथ लेंगे, वेट की वेट के साथ, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। अगर एक चीज़ आपके पास यूनिट सेम नहीं है तो पहले उनके यूनिट सेम करेंगे, बाद में उनकी रेशो ले लेंगे। अब दूसरी बात हम प्रपोर्शन की करते हैं। प्रपोर्शन जिसको हम कहते हैं तनासब, और मैंने जैसे पहले बताया रिलेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं, जैसे ए रेशो बी और सी रेशो डी, इन दोनों को अगर हम इक्वल रख लेते हैं तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, तनासब कह देते हैं। इसकी तीसरी डेफिनेशन में कहा जा रहा है कंकरेंट ट्राइंगल्स क्या होती है। इफ दे 3 sides of a triangle are equal in length to the corresponding 3 sides of another triangle, then the triangle are called concurrent। कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, पहले ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल आ जाएं, तो फिर हम उन्हें कॉन्करेंट ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये एक मेरे पास फर्स्ट ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल की भी ये वाली साइड इतनी 2 सेंटीमीटर ही हो। अगर ये वाली फॉर एग्जांपल आपके पास 1.8 है तो ये वाली भी 1.8 ही साइड हो, और इसी तरह ये थर्ड जो साइड है ये अगर 2.1 है तो ये वाली साइड भी 2.1 ही हो। तो अगर दो ट्राइंगल्स की तमाम साइड्स की लेंथ, और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग का लफ्ज इसीलिए यूज़ किया गया है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली इसके और ये वाली इसके। अगर ये दोनों साइड्स ट्राइंगल्स की इक्वल है लेंथ के हिसाब से तो इन्हें कॉन्करेंट ट्राइंगल कहेंगे। इसके बाद हम सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। 3 angles of the triangle are concurrent, 3 corresponding angle of another triangle and their corresponding sides are proportional, then they triangles are called क्या होगी, सिमिलर ट्राइंगल होंगी। अब सिमिलर ट्राइंगल में देखें, यहाँ पर बात हो रही है एंगल्स की, कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनके एंगल सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो अब देखें इनके एंगल यानी सेम, जितना एंगल फर्स्ट करें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस जगह पे भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का ही एंगल हो, तो बाकी ये भी 45 होगा और इसी तरह ये भी 45। अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम हो जाए तो उसे सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। तो अब इन दोनों में कभी कभी एक डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, कॉन्करेंट ट्राइंगल में और सिमिलर ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें एंगल सेम होने चाहिए, इसमें साइड्स और एंगल दोनों सेम होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कॉन्करेंट ट्राइंगल है
उसमें जो ट्राइंगल है वो साइज और शेप के हवाले से सेम हो, यानी उनमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि उनके साइज भी सेम हो और उनकी शेप्स भी एक जैसी हो। और शेप्स हमेशा एंगल से बनती हैं और साइज हमेशा लेंथ से बनती हैं। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में ओनली हमारे पास जो है वो शेप्स एक जैसी हो, साइज एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। तो शेप्स जैसे आप देखें, देखने में ये दोनों एक जैसी लग रही है क्योंकि इनका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एक मैं अगर और ट्राइंगल बना देता हूँ, वो बेशक साइज में इनसे बड़ी हो लेकिन इससे सिमिलर है, यानी देखने में ये सेम लग रही है क्योंकि इनके एंगल सेम है, तो इन्हें सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से देता हूँ तो और वाज़ेह हो जाएगा। फर्ज कर ले हम लोग बाज़ार जाते हैं शूज़ खरीदने के लिए, तो अगर मेरे पाँव का जो नंबर है वो 10 है तो वो मुझे शूज़ दे देता है। तो जो दोनों पाँव होते हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कॉन्करेंट की एग्जांपल है क्योंकि वो साइज़ में भी एक जैसे हैं, शेप में भी एक जैसे हैं। अब फर्ज कर लें अगर हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो स्टूडियो जाता हूँ, तस्वीर बनवाता हूँ, तो वो एक नेगेटिव से मैं मुख्तलिफ साइज़ बनवा सकता हूँ। मैं उन्हें कह देता हूँ जो आपने तस्वीर बनाई है इस नेगेटिव से एक तो मुझे 2x2 साइज़ की तस्वीर दे दें और एक 3x3 साइज़ की तस्वीर दे दें। तो वो तस्वीरें दोनों सिमिलर होंगी लेकिन साइज़ में मुख्तलिफ होंगी, तो उसे हम सिमिलर ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं कि जो देखने में हमें एक जैसी लग रही हो लेकिन साइज उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एंगल हमेशा सेम होंगे, तो उसे सिमिलर ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। तो करते हैं, इसमें कहा जा रहा है इन ट्राइंगल LMN शोन द फिगर MN पैरेलल टू PQ। हमें एक ट्राइंगल दे दी गई है जिसके अंदर उसने कहा है ये जो PQ है वो MN के जो पैरेलल है और मुख्तलिफ हमें साइड्स की लेंथ बता दी गई है। सबसे पहले देखें मेजरमेंट ऑफ LM, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें 5 सेंटीमीटर कही जा रही है। फिर LP यानी L से P तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें दे दी गई है 2.5। और LQ यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2.3 दे दी गई है। फाइंड दी LN, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है, ये हमारी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले एक बात तो ये याद रखिएगा कि जो इनकी जो लेंथ्स हैं ये वाली सेम नहीं है, तो अब हम प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 साइड्स दे दी गई हैं, तो हम प्रोपोर्शनल का साइड इस्तेमाल करते हुए देखें। मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल में या रेशो में हमेशा हम कंपैरिजन सेम यूनिट्स के साथ करते हैं। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ की लेंथ के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। तो आप LM देखें, हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला LM रेशो LP। अब देखें लेफ्ट साइड पे मैंने जो चीज़ ली है राइट साइड पे भी उसी तरह साइड लेंगे। पहले हमने टोटल लेंथ ली थी, इधर से भी पहले टोटल लेंथ ही लेंगे। वो कौन सी बन रही है LN। इसी तरह फिर मैंने LP यानी इतनी लेंथ ली है तो इधर से भी अब इतनी ही लेंथ ली जाएगी। तो जो प्रोपोर्शनल है वो हमेशा सेम लेंथ्स के दरमियान में लिया जाएगा। अब हम इसमें से अब देखें, जब मैंने आपको बताया था रेशो, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को सेकंड पे डिवाइड कर लेते हैं, इसी तरह इसकी भी फर्स्ट टर्म को सेकंड पे डिवाइड करते हैं। अब हमें इसमें से देखें क्या रिक्वायर्ड है LN, तो हमें ये चीज़ निकालनी है, तो ये टर्म हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तो LN जो इक्वल हो जाएगा, अगर LQ इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा LM के साथ। हम LQ को LM के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे क्या है LP। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें। LM हमें दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, LQ हमें दिया गया है 2.3 सेंटीमीटर और ये है 2.5 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले आप डेसिमल ख़त्म करें, देखें इधर से भी तो और इधर से भी। इधर 10 मल्टीप्लाई होगा और इसका डेसिमल ख़त्म करने से यहाँ 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कैंसिल करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल करें। 23 को 5 पे डिवाइड करें तो बन रहा है 4.6 और साथ हमारे पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास LN
की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो बन रही है वो 4.6 सेंटीमीटर बन रही है। सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ मेजरमेंट ऑफ एल एम इज 6 सेंटीमीटर है, एल क्यू 2.5, क्यू एन 5 सेंटीमीटर, फाइंड एल पी। तो यही हमारे पास ट्राइंगल है। अब हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है, एल पी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फिर प्रोपोर्शनल लेते हैं, यही प्रोपोर्शनल दोबारा यूज कर लें कि जो एल एम, एल पी और एल एन और एल क्यू, इन चारों साइड्स की हम प्रोपोर्शनल को यूज कर लें। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेशो है, तो एल एम रेशो एल पी को हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो, तो अब एल एन को हम डिवाइड कर सकते हैं एल क्यू पर। अब हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो कौन सी है, एल पी, यानी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। एल एम की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दी गई है, ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन एल एन और एल क्यू हमें क्वेश्चन में दी गई। तो हम ऐसे करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, एल एम एज इट इज़ लिख देते हैं, एल क्यू भी एज इट इज़ लिखते हैं। एल एन आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है, इसको हम दो लेंथ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एल क्यू प्लस क्यू है, और ये एल क्यू एज इट इज लिखते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो एल क्यू और क्यू एन है वो सेम है। वो हमें कैसे पता चला, देखें, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में क्यू एन की वैल्यू निकाली थी, वो थी 4.6, यहाँ पर 2.3 इतनी है, तो बाकी भी ये 2.3 ही होगी, इसलिए हम इसकी जगह पर क्यू एन भी लिख सकते हैं। और ये सामने आप इसकी रीज़न दे दें, क्या है कि जो हमारा एल एन है वो इक्वल है एल क्यू प्लस क्यू एन के, और इसी तरह जो हमारे पास एल क्यू है वो इक्वल है क्यू एन के। ये हमने इसकी रीजंस दे दी हैं। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, एल एम की जगह पर हम लिख सकते हैं 6, एल पी हमने फाइंड करना है, इसे एज इट इज लिखते हैं। एल क्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है 2.5, और क्यू एन भी इस क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 5, और क्यू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 5 है। तो हम इसमें से एल पी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो देखें क्या करेंगे, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों ऐड करें तो 7.5 ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाए, तो ये बन रहा है 30 ओवर 7.5। 7.5 का अगर डेसिमल हम ख़त्म कर लें तो ये बन रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास 300 और ओवर 75 है, 75 को इस पर डिवाइड करें, ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास एल पी का आंसर आता है। इन ट्राइंगल एम एन एन शोन इन द फिगर, हमें एक ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर दे दी गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एल ए लाइन है, ये जो एल ए लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल एल को, यानी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हमें दे दिया गया है। और इफ एल एन की वैल्यू दे दी गई है, हमें एल एम की वैल्यू दे दी गई है, और एम एन यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी गई है। फाइंड क्या करना है, एम ए यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ फाइंड करनी है, और एन ए ये वाली दोनों लेंथ्स हमने फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये समझ लें कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया गया है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ जितना भी एंगल बन रहा होगा उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होती तो फिर हमें ये सिंपल ही पता चल जाना था कि टोटल लेंथ अगर 8 है तो ये 4 होगी और ये 4 होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ क्वेश्चन में ये वाज़ेह कर दिया है कि एल ए जो है वो बाइसेक्ट क्या है, एल ए को कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हमें एक तो एम ए चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एम ए साइड की लेंथ का हमें पता होना चाहिए कितनी है। दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ ए एन साइड, इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हम इनको देखें,
लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इनको फर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए से एम तक की जो लेंथ है उसको एक्स का नेम दे देता हूँ। लेट मेजरमेंट ऑफ ए एन जो है वो हम फर्ज कर लेते हैं एक्स के इक्वल है। अब हमें एम ए की लेंथ देखनी है। देखें टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितनी है, 8 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, x है। या अगर मैं बाकी देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 8 में से अगर मैं x माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का पता चल जाएगा। तो यही हम करते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एम ए है वो किसके इक्वल आ रही है, 8 माइनस एक्स के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 बन रही है, इतनी x है। अगर हम टोटल में से x माइनस कर देते हैं तो बाकी लेंथ का हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमने ये दोनों लेंथ सब फाइंड करनी है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैं इस ट्राइंगल की दो साइड्स तो यही है, इनके दरमियान में प्रोपोर्शन लेता हूँ, यानी एम ए रेशो ए एन, इन दो साइड्स के दरमियान लेते हैं इक्वल टू। अब हम दूसरी ये दो साइड्स ले लेते हैं जो हमें गिवन भी है, एल एम रेशो एल एन। इसमें ये बात याद रखिएगा, जब हमने रेशो लेनी है पहले हमने देखें दोनों बेस वाले लिए हैं यहाँ पर, और इधर उन्होंने दोनों जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ्स ले ली है। तो अब ये सेम होनी चाहिए, दूसरी बात है। अब देखें इनको हम क्या लिख सकते हैं, रेशो को का मतलब क्या होता है कि वो दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट को सेकंड पर और इसकी भी फर्स्ट को सेकंड पे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखें हमारे पास एम ए की वैल्यू क्या दी गई है, 8 माइनस एक्स, और ए एन की वैल्यू क्या दे दी गई है, एक्स। एल एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एल से एम तक की जो वैल्यू है 6 है, यहाँ पे हमें गिवन है। इसी तरह एल एन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, वो 4 है। अब यहाँ से हम एक्स फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 इंटू 8 माइनस एक्स और 6 इंटू एक्स, तो ये 32 माइनस 4x और ये 6x, 4x इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने तो वो 3.2, इसके साथ हम सेंटीमीटर, बल्कि इसके साथ कोई यूनिट नहीं दिया गया तो आप यूनिट नहीं लिखेंगे, तो x की वैल्यू 3.2 आ गई है। अगर ये x आ गया तो x हमारा देखें किसके इक्वल था, मेजरमेंट ऑफ ए एन के, ए एन किसके बराबर था, x के, और इसका मतलब ए एन की वैल्यू भी 3.2 होगी। सेकंड नंबर पे हमने मेजरमेंट ऑफ एम ए फाइंड करनी थी, वो किसके बराबर है, 8 माइनस एक्स के। तो 8 में से आप 3.2 माइनस कर देंगे, वो 4.8। तो ये हमारे दोनों आंसर्स होंगे। 6 को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन आइसोसेल ट्राइंगल पी क्यू आर शो इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर दे दी गई है और उसमें ये बता दिया गया कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है। पहली बात तो ये है, आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलैन में तीनों साइड्स मुख्तलिफ होती हैं। तो इसमें एक तो बात हमें ये पता चल गई कि इसकी दो साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। दूसरी बात देखें, अब इसमें हमने एक फाइंड क्या क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक वैल्यू तो डायरेक्ट हमें पता चल रही है, यहाँ पर देखें हमें पी क्यू दे दिया गया है क्वेश्चन में, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू, वो हमें पता है वो किसके इक्वल होगी, मेजरमेंट ऑफ पी आर के। और पी क्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, और अगर ये 10 है तो इसका मतलब फिर ये भी 10 ही होगी। और ये किसके, पी आर हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, एक्स के, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। एक्स की वैल्यू तो हम डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो वाई की वैल्यू फाइंड करना है।
अब हमें देखें जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बता दी गई है 6 सेंटीमीटर है, ये फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जो लाइन है इसका क्या मकसद है। अब अगर हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ये जो लाइन थी उसमें आपको बताया गया था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर एंगल बना था और उसके दरमियान में से ये लाइन गुजर रही थी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर टोटल ये 60 है तो वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है एंगल बाइसेक्टर। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप देखें यहाँ में ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दी गई है। कैसे पता चला, अगर यहाँ पे एंगल को वो कर रही होती है आप तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर होनी थी। अब यहाँ देखें परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, इसको ये लाइन यानी ये जो हमारे पास एक बेस दी गई है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एंगल उन्होंने 90 डिग्री बना दिया है, इधर भी 90 बन रहा है इधर भी 90 बन रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये राइट एंगल बाइसेक्टर है। और राइट एंगल बाइसेक्टर की हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि एक ऐसा यानी राइट बाइसेक्टर होता है जो क्या करता है, दोनों जो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी जितनी इधर है इतनी इधर होगी। जैसे फर्ज कर लें हमारे पास ये एक लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि इस लाइन को दो यानी बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, इधर 2 होती है इधर भी 2 होती है। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ए का, कि क्यू से ए तक हमारे पास लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब जो क्यू ए है वो किसके इक्वल होगा, क्यू ए बराबर होगा ए आर के। ये हमें कैसे पता चला है, ये इसलिए क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर, इसकी आप रीजन दे सकते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, दोनों लेंथ इक्वल होती है। तो अब देखें क्यू और ए आर हमारे पास क्या है, वाई के इक्वल है और क्यू ए 6 के इक्वल है। तो वाई की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह हमें y की भी वैल्यू मालूम होगी और x की भी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। थैंक